हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल एजुकेशन विथ एचडी। आज का टॉपिक हमारा है रेस्पिरेशन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, जो मेन पार्ट हैं। ये चीज़ बहुत से लोगों को जल्दी नहीं समझ में आता है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखते हैं, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के दौरान, एक मैंने वीडियो बनाया था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, उसमें बताया गया था कि जो एनर्जी रिलीज़ होती है रेस्पिरेशन में से, वो कहाँ जाके स्टोर होती है। तो इसमें बताया गया कि जो वो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, एटीपी में स्टोर होती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसे देखिए, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। आज का न्यूज़ आया है कि पैटर्न चेंज हो गया है, तो पैटर्न चेंज हो गया है तो उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। पैटर्न चेंज हो गया है तो ठीक है। अब देखिए, एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसमें मतलब तीन कंपाउंड है, फॉस्फेट ट्राई है। ठीक है, ट्राई है। और देखिए, और एडीपी, एक एटीपी होता है। एटीपी बड़ा एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, बड़ा जो एनर्जी होता है, और इसी को तोड़ देंगे, ये एटीपी को अगर तोड़ देंगे तो क्या बनाएगा? एडीपी बनाएगा। ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा। एटीपी कहाँ स्टोर होता है? सेल्स में स्टोर होता है। और इसी को हम एटीपी क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी कहते हैं ऑफ बॉडी सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इस एटीपी को ही हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स कहते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा ऐसा वो है, कंपाउंड है जिसे हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो इस पे ध्यान दीजिए। अब देखिए भैया, आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं एक तरफ। ठीक है, देखिए, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, जब एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है? एटीपी जो होता है, जब हम लोग जैसे देखिए, ये बंदा दौड़ रहा है। ठीक है, ये लड़का दौड़ रहा है, तो इसको किसकी ज़रूरत है? एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के बिना आप कोई काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि वही एनर्जी करेंसी है। जब तक एनर्जी नहीं होगी तब तक आप कोई काम थोड़ी नहीं कर सकते, इसीलिए मेन हो सकता है। इस पर ध्यान दीजिएगा एकदम। ठीक है, अब आगे चलते हैं एकदम, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपके टाइम बहुत ही मूल्यवान है, इसीलिए चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए, अब एटीपी हो गया। अब देखते हैं कि एटीपी से एडीपी में कैसे चेंज होता है, इसका प्रोसेस आइए एकदम विस्तार समझते हैं एकदम। आइए देखिए, एटीपी कैसे चेंज होता है। देखिए, एटीपी जो है, ठीक है, एटीपी चेंज होता है किसमें? जब एटीपी हम लोग वर्क कर लेते हैं, कोई भी काम कर लेते हैं, दौड़ने भागने वाला, जिसमें ज़्यादा एनर्जी की कंज्यूम चाहिए, मतलब मात्रा ज़्यादा चाहिए एनर्जी का, तो उसमें क्या होता है? जब एटीपी हम यूज़ कर लेते हैं तो फिर वो किस में बदल जाता है, वो देखते हैं। देखिए, जो एटीपी है वो किससे आता है? फूड से आ जाता है। ठीक है, और जब हम इसको यूज़ कर लेते हैं तो ये किस में बदल जाता है? देखिए ज़रा, एडीपी के साथ साथ क्या हो रहा है? प्लस एडीपी प्लस फॉस्फेट भी आ रहा है। ठीक है, और एनर्जी भी साथ साथ हो रही है। ठीक है, एटीपी से ही एनर्जी बन जाता है और फॉस्फेट हो जाता है। ठीक है, देखिए, एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी। ठीक है, एटीपी से कैसे चेंज हुआ? एडीपी, इसे याद रखिए, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं ये सब क्वेश्चन। ठीक है, इसे ध्यान दीजिए आप लोग। एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी दैट रिलाइज टू एटीपी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो एडीपी था। ठीक है, जब ये स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, तो ये एटीपी बन जाते हैं, और जब एटीपी टूटता है तो एडीपी बन जाता है, और जब एडीपी स्टोर हो जाता है तो एटीपी बन जाता है। ठीक है, इसे ध्यान समझिए। आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो एटीपी होता है ना, वो जब टूटता है तो किस में टूटता है? एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी। ठीक है, इतने में टूटा ना,
और जब एटीपी वापस बनता है तो यही सब चीज़ें जुड़ जाती हैं, ये सभी चीज़ें सेल्स में आती हैं, तभी एटीपी बनता है। ठीक है, देख लिए आप, समझ लिए, इसको समझिए, एकदम मेन उसका वो है। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। ठीक है, देखिए इसको समझिए, जो एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही है वो कितने किलो जूल पर मोल पे है? एक मोल में 30.5 किलो जूल पे हो रही, 30.5 किलो जूल पे आ रही है। देखिए, ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख लीजिए इधर। अब एटीपी अगर समझ में आया है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे दीजिए एक बार। ठीक है, अब इधर आइए, एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन समझते हैं। ठीक है, देखिए, ग्लूकोज क्या है? 6 एटम कंपाउंड, 6 कार्बन एटम कंपाउंड। ठीक है, ग्लूकोज इज C6 का फॉर्मूला, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला एक बार याद कर लीजिए, आपको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, C6 कार्बन कितने हैं? 6 हैं, H12 हाइड्रोजन कितना है? 12 है, और O6 ऑक्सीजन कितना है? 6 है। ठीक है, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड और पायरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ इसमें बताया गया है, पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है, इसको आइए समझते हैं। लैक्टिक एसिड, देखिए, जब कोई बहुत सारा काम कर लेता है, जैसे आप कभी देखे होंगे, आपने कभी किया होगा कि आप बहुत ज़्यादा खेल के आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं कोई भी, तो आपके अपने शरीर में अकड़न सी महसूस होती है ना, तो वो अकड़न क्यों होती है, इसका ये समझते हैं। देखिए, जब ज़्यादा आप मेहनत करते हैं तो उसमें क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड वही कि अंदर जब आप ज़्यादा काम कर लेते हैं तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स हो जाते हैं। ये मेन हो सकता है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किस वजह से क्रैम्प्स आते हैं, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए, लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो 3 कार्बन एटम कंपाउंड। ये 3 कार्बन एटम, देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एटम कंपाउंड है। ठीक है, और इसी को हाइड्रोक्सिड कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, हमने अब यहाँ तक तो समझ लिया। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आइए पहले एरोबिक, इस वीडियो में मैं सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन तक ही बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूरा विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है, उसमें पायरुविक एसिड के बारे में भी अच्छे समझाऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, द रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, जिस रेस्पिरेशन में एरोबिक यानी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो या इसमें यूज़ किया जाए, ऑक्सीजन को यूज़ किया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसे देख लिए आप। अब आगे चलते हैं। देखिए, आपने कई बार ये देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है? ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, थोड़ा कैमरा रुकिए, हाँ, बस, ठीक है, अब दिख रहा है, हाँ, ठीक है। पायरुवेट, ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 38। देखिए, जब ग्लूकोज टूटता है तो किस में टूटता है? पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। ठीक है, ये बात समझ लिया आप। ग्लूकोज टूट जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज कितने में होगा? 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में टूटेगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोसेस बताया जा रहा है भाई साहब, ये देखिए, समझिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का ये प्रोसेस है। माइटोकॉन्ड्रिया का, ये ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन है सर। देखिएगा, ये ऑक्सीजन से आपको बताया जा रहा है। अब ये माइटोकॉन्ड्रियम होता है। अब देखिए, अब ये किस में टूटते हैं? ग्लूकोज किस में टूट जाते हैं? देखिए, ये देखिए, 6 कार्बन कंपाउंड आ गया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और 6 H2O यानी 6 वाटर, और 38 ATP। देखिए, जब भी देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, जब भी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का निकलेगा तो कितने होंगे? कितने एनर्जी रिलीज होगी? 38 ATP होगी। याद रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में, इसे याद रखिएगा। ठीक है,
आइए अब देखते हैं। ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज जब टूटेगा पायरुवेट एसिड में, ठीक है, पायरुवेट एसिड फिर टूटेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP, ये मेन होगा, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक हमने लगभग एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ ही लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और कहर मचा दीजिए, पढ़ाई को एकदम सीरियस लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।